चैप्टर है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल यानी हिंदी में क्या कहेंगे, समतामूलक। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समतामूलक, that is equitable, समता, equity, समतामूलक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, राइट, समावेशी शिक्षा, that is inclusive education। तब देखेंगे इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, that is learning for all, सभी के लिए अधिगम। The education system must aim to benefit India's children so that no child loses an opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background। तो भारत का शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि सब बच्चे को इससे लाभ हो, लाभान्वित हो। नो चाइल्ड लूसेस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कोई भी बच्चे को ये अवसर नहीं गुमा पाए जिससे वो उनके जो बर्थ या उनके बैकग्राउंड देख के उनको शिक्षण ना मिले, ऐसे नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड गेट एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, हर एक बच्चे को समांतर रूप से शिक्षण मिलनी चाहिए, ये इसमें ये सिद्धांत है। सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG, जो कि बार बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये टर्म यूज किया है, SEDGS। तो दैट इज सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, दैट इज सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो ये जो है किस प्रकार से कैटेगरी या उसको विभाजित किया सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, on the basis of social identity, geographical identities, disabilities and socio-economic conditions। तो ये ग्रुप को, समूह को इस प्रकार कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटीज, जेंडर के आधार पे, यानी फीमेल या ट्रांसजेंडर वगैरह। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको इसमें रखा गया है समूह को। सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, तो इनके लिए जो है खास करके अलग प्रोविजंस या प्राविधान रखा गया NEP में कि किस प्रकार जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, वंचित ग्रुप है, वंचित समूह है, उनको भी समांतर शिक्षण मिलनी चाहिए। तो किस आधार पे हम ध्यान देंगे, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, सोशल कल्चर आइडेंटिटीज के आधार पे जो डिफरेंशिएट हो रहा है या जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, वंचित ग्रुप है, उन पे ध्यान देना। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, गांव वाले बच्चे, शहरी वाले बच्चे, ऐसे जो डिविजन्स हैं उनमें से जो जो वंचित है, स्पेशली विलेजेस या स्मॉल टाउन्स है या स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स है, उनको भी समांतर शिक्षा मिलनी चाहिए। डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज के आधार पे जो समूह है, वंचित समूह है, एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो आर्थिक सामाजिक रूप से उनके जो परिस्थिति है उसके मतलब जो वंचित समूह है, जैसे कि माइग्रेंट कम्युनिटीज, लो इनकम ग्रुप वाले जो BPL कहते हैं, children in vulnerable situations, victims of children trafficking और orphans जो है, अनाथ बच्चे हैं, चाइल्ड बेगर से, अर्बन एरिया में से अर्बन पुअर, जो कोई भी एरिया हो जहाँ पे ये प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से वंचित समूह है, इन सभी समूहों को विशेष ध्यान देना है, ये इसमें 6 चैप्टर में बताया गया है। So this could be read with chapter number 14 also, उसमें जो बताया, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली द स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो चैप्टर को सिर्फ डिस्कस करेंगे। टारगेटेड स्कॉलरशिप, तो इनको जो SEDG ग्रुप है, तो ये टर्म याद रखना है आपको, SEDG ग्रुप। व्हाट इज दैट? सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप,
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो समूह हैं इनको किस प्रकार से इनको एडवांटेज लेके आना है, इनको किस प्रकार से ध्यान देना है और क्या क्या प्रोविजंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हम देखेंगे। जैसे कि एक फर्स्ट पॉइंट है जो है स्कॉलरशिप, इनके लिए होता है टारगेटेड स्कॉलरशिप, जो कि बच्चे जो है ये जो वंचित समूह के बच्चे हैं इनको अलग से स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि इनको प्रमोट हो कि एजुकेशन पूरा किया जाए। किस प्रकार से उनको मेरिट है वगैरह वगैरह। कंडीशनल कैश ट्रांसफर टू इंसेंटिव पेरेंट्स, पेरेंट्स को कैश ट्रांसफर किया जाए उनको। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में आपने देखा होगा कि बाइसिकल प्रोवाइड करते हैं उनको स्कूल तक जाने के लिए, है ना। तो ये सब होना चाहिए। उनको स्कॉलरशिप बेसिस से उनको स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति मिलनी चाहिए जिससे वो प्रोत्साहित हो और स्कूल जाए। That they have significantly increased participation of SCGP in the schooling system in certain areas। तो इस प्रकार से जो इंसेंटिव दिया जाए, है ना, कि कैश ट्रांसफर के पेरेंट्स के खाते में कैश डाल दिया जाए या उनको ही शिष्यवृत्ति मिल जाए या बाइसिकल प्रोवाइड जाए। इस प्रकार का उदाहरण देखा होगा कि इससे मोटिवेट होते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार के वंचित समूह। There will be gender sensitization and sensitive towards all underrepresented group। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो वंचित समूह के अंदर भी आप देखेंगे कि जो फीमेल है उनके जो नामांकन है वो कम हो रहे हैं। तो इसके लिए इनको सेंसिटाइज करना है कि ये जो ग्रुप्स है वंचित समूह, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स है, उनको जो अल्प प्रतिनिधित्व समूह ऐसे भी बोल सकते हैं उनको, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप। तो इनको जो है सेंसिटाइज करना है समाज में कि इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंसेंटिव दिया जाए और इनको मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए ताकि स्कूल के अंदर ज़्यादा नामांकन हो। All scholarship and the opportunity and skill available to students from SCDGs will be coordinated and announced by a single agency and website। तो इस प्रकार के जो इनको इंसेंटिव या शिष्यवृत्ति दिया जाए ये सब डिस्प्ले होगा एक ही सिंगल विंडो सिस्टम, जो बताया गया है सिंगल विंडो सिस्टम, यानी एक एजेंसी या एक वेबसाइट में ही सब कुछ मिल जाएगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। To ensure that all students are aware of and may apply in a simplified manner on such a single system। तो सब बच्चे को इसके बारे में ज्ञान हो कि उनको किस प्रकार की शिष्यवृत्ति मिलती है, किस प्रकार के उनको अवसर मिल रहा है, ये जो स्कीम के बारे में ये सब सिस्टम अवेयरनेस कहाँ पे होगा, एक वेबसाइट के अंदर, एक ही वेबसाइट के अंदर और एक ही सिस्टम से, दैट इज व्हाट इज नाउन एज सिंगल विंडो सिस्टम, जिससे बच्चे उसको उनको अवगत किया जाएगा इस चीज़ पे और वो एक ही प्रकार से इनको फॉर्म फिल कर पाए। तो देयर विल नो मच कॉम्प्लेक्सिटी, कोई जटिलता नहीं होगी। तो पॉलिसी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एनेबल मैकेनिज्म फॉर इम्प्रूविंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। CW यस एंड कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके जो बच्चे हैं जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, तो ये सब बच्चे तो उनको सक्षम तंत्र से उनको ये मिलना चाहिए। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है ये जो क्लास है उनके लिए भी, यानी दिव्यांग बच्चे उनको CWSN कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे, उनको अलग विशिष्ट ध्यान दिया जाए। जैसे जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए भी अलग पॉलिसी या मैकेनिज्म डेवलप हो और उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिले जो बाकी बच्चों को मिले। द सेम अपॉर्चुनिटी ऑब्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन अदर चाइल्ड, ये पैरा 6.25 में आप अच्छे देखेंगे। तो यू नो द थिंग, इवन RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो में हुआ था, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि सब बच्चों को समांतर शिक्षा मिलना चाहिए सबको। यू नो the children can sit with the same other children and get same equal education, that is what RPWD states। तो उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि उनको इक्वलिटी क्वालिटी एजुकेशन मिले एंड इट विल बी इक्विटेबल, दैट इज देयर शुड बी फेयरनेस। तो ये जो पॉइंट है स्पेशली दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इसको कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, that is Rights of Persons with Disability Act 2016। इसको आप रेफर कीजिए तो आपको ख्याल आ जाएगा कि किस प्रकार इसमें क्लियरली बताया है कि दे शुड गेट chance opportunity to sit with other children and get same sort of education।
Government of India will constitute a gender inclusion fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. पैरा 6.8 ना चैप्टर 6 के जो 8th पॉइंट है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जेंडर इंक्लूशन फंड बनाएगी जेंडर के लिए, जेंडर को इम्पोर्टेंस एम्फेसिस देने के लिए, जिससे उनको जो नामांकन बढ़ सके, क्योंकि जो वंचित समूह है उसके अंदर भी आप पाएंगे कि फीमेल्स या ट्रांसजेंडर है, इनकी जो प्रमाण है वो घट रहा है स्कूल शिक्षा में चले। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जेंडर इंक्लूशन फंड होगा, एक अलग से फंड प्रोवाइड करेगी द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप जाओगे इक्विटेबल फेयर एजुकेशन टू ऑल फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। तो इसमें खास करके एम्फेसिस ये दिया जाएगा कि गर्ल्स और ट्रांसजेंडर जो है ये दोनों जेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, तो इसके लिए एक अलग फंड रखा जाएगा at the national level, that is gender inclusion fund. Then another point is free boarding facilities will be built matching the standards of Jawan Navodaya Vidyalayas in school locations where students may have to come from far, and particularly for students who are from socio-economically disadvantaged backgrounds, with suitable arrangement for the safety of all children, especially girls. तो प्री बोर्डिंग फैसिलिटीज रुकने की सुविधा भी दिया जाएगा, दैट इज हॉस्टल्स और ऑल एज पर द गाइडलाइंस और इन लाइन विद JNVs in the country. तो जवाना विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है रन बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस भी प्रकार से इन लाइन विद देखो किस प्रकार सिस्टम से चल रहा है उसी सिस्टम से उसे हॉस्टल फैसिलिटीज है ना, वो सब सुविधाएं वहाँ जो मिलती है वो सब सुविधाएं वो बच्चों को दिया जाएगा जो दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह है बैकग्राउंड सोशली डिसेंट बैकग्राउंड, तो जो बताया कौन कौन से on the basis of gender, on the basis of what is a class, socio-economically the thing, local geographic location से आधार पे जो वंचित है, तो सब प्रकार से जो वंचित हैं वो सब बच्चे जो है उनको हॉस्टल्स की सुविधा दिया जाए ताकि वो पढ़ सके with suitable arrangement for the safety of all children especially girls। लेकिन हॉस्टल में भी सेफ्टी का पॉइंट रखा जाए, उनको अच्छी तरह सुरक्षित और सेफ एजुकेशन मिलना चाहिए especially girls को, and that is clearly mentioned in para 6.9, that is 10th point of 6th chapter. Children with disability will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the fundamental stage to higher education। एक बार आपको बता दिया वही पॉइंट है, यहाँ पे क्लियरली अभी वो कोट किया गया है कि किस प्रकार जो बच्चे जो डिसेबिलिटीज के हैं उनको उसी प्रकार से रेगुलर बच्चे जो हैं उनके साथ उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, दैट इज वो फाउंडेशन स्टेज हो टू हायर एजुकेशन। तो चार जो स्तर है, ठीक है, प्रारंभिक स्तर से लेके उच्चतर शिक्षण स्तर तक वो सभी बच्चे को ये अवसर मिला जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो बाकी बच्चे के साथ पढ़े, एंड दिस इज क्लियरली मेंशन इन RPW एक्ट, वो यहाँ कोट करके आपको बताया गया है। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कहते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, उसमें क्लियरली मेंशन किया है that inclusive, what is inclusive education? It's a system of education wherein students with and without disabilities learn together. With or without disabilities, they learn together. That is important. And the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different type of students with disabilities. तो इनके जो लर्निंग नीड्स है कि उनको अलग से ध्यान जाए, उनको अलग से कोई गैजेट से समझाया जाए वगैरह ना, ब्रेल लिपि समझाया जाए, तो किस प्रकार से उनको उनकी जो लर्निंग नीड्स है अलग अलग पेडोलॉजी, देखिए उनको किस प्रकार से पढ़ाना है और बाकी रेगुलर दोनों के टेक्निक अलग होंगे, तो जो लर्निंग नीड्स है वो बच्चे के उस पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसे नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो लेकिन उनकी जो जरूरत है उस पर नहीं ध्यान दे रहे हो, तो उनको पढ़ाने का मेथड अलग होगा, तो उस पर भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। And they should suitably adapted to meet the learning needs of different type of students with disabilities. And this will be different disabilities also. There could be learning disabilities. तो जो भी डिसेबिलिटी है उस पर ध्यान दिया जाए और उस मुताबिक उनको पढ़ाया जाए, बट दे शुड बी सिटिंग टुगेदर, दे शुड लर्न टुगेदर along with other students, along with other normal students. So even दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको बाकी बच्चे के साथ एजुकेशन दिया जाए। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षण, और ये क्लियरली इस एक्ट में बताया गया है, सो इट्स बीइंग कोटेड हियर।
This policy is in complete consonance with the provision of RPW Act 2016 and endorses policy recommendation with regard to school education. तो स्कूल एजुकेशन के बारे में उसमें जो भी अ, उसमें रिकमेंडेशन दिया गया है तो वो उसको पालन करना चाहिए। और ये पॉलिसी जो है वो कंप्लीट कॉन्सोनेंस है, पूरी तरह एंडोर्स करता है, पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है इसको, आरपीडब्ल्यू एक्ट को। एंड दैट प्रमोट्स स्कूल इंक्लूसिव स्कूल कुरिकुलम। तो इसलिए एक अलग से स्कूल कुरिकुलम में भी इसमें इंक्लूड किया जाए जो इंक्लूसिव एजुकेशन को समांतर रूप से शिक्षण मिले, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, उसके लिए और क्या पॉइंट है? एनआईएस, एनआईएस में इसमें एक प्रमुख भाग निभाएगी, दैट इज व्हाट इज एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सिस्टम। एनआईएस जो है सेंट्रली रन होता है, आप जानते हो, और जो पढ़ाई जो जिसमें डिस्टर्ब हो गए उन लोग वहाँ से डिस्टेंस लर्निंग से ओपन सिस्टम से ओपन स्कूलिंग सिस्टम में, इट्स वन काइंड ऑफ ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओके, इनको ये काम दिया गया दैट दे विल डेवलप हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स टू टीच इंडियन साइन लैंग्वेज, आईएसएल। इंडियन साइन लैंग्वेज जो है आप जानते हो, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि बाजू में व्यक्ति कोई बैठ के अलग अलग साइन लैंग्वेज सॉरी समझाते हैं, टू टीच अदर बेसिक सब्जेक्ट्स एज इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए एनआईएस को ये कार्यभार दिया गया है कि वो एक मॉड्यूल बनाएंगे जो कॉमनली पूरे भारत में ये साइन लैंग्वेज सीख पाए और सिखा पाए और समझ पाए। The new assessment center, that is PARC, that will formulate guidelines that recommend appropriate tools for conducting such assessment from the foundation stage to higher education, including for entrance exam, in order to ensure equitable access and opportunities for all students with learning disabilities. तो एक न्यू जो है नेशनल लेवल पे असेसमेंट सेंटर होगा, नेम्ड बाय PARC. We have already discussed this one, that is performance assessment review analysis knowledge of for holistic development, that is PARC. तो एक न्यू नेशनल लेवल पे असेसमेंट सेट होगा जो आप जानते होगा, आगे पहले बता गया है, वो रिकमेंड करेगी और गाइडलाइंस बनाएगी ऐसे टूल्स का जिससे असेसमेंट फाउंडेशन से हायर एजुकेशन तक सब एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए they will develop some appropriate tools that it is yet to come in order to ensure equitable access, समांतर रूप से fair education, okay, and access यानी उनको अवसर मिले, and opportunities for all students with learning disabilities, जो पढ़ने में जो उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है या उनको समझने में लेट ग्रहण होता है, उनको जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो बच्चे को भी किस प्रकार से पढ़ाना है उसका टूल्स है वो डेवलप करेगी PARC. So this chapter is understood properly. We try to cover maximum all the major points. Efficient resourcing and effective governance through school complexes clusters, यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल और प्रभावी गवर्नेंस, किस प्रकार इफेक्टिव इस प्रभावी और कुशल गवर्नेंस चला सकते हैं, दैट इज द मैनेजमेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। While the establishment of primary schools in every habitat across the country, driven by the Sarva Shiksha Abhiyan, now subsumed under the Samagra Shiksha scheme, other important efforts across the states has helped to ensure near universal access to primary schools and mushrooming of all small schools. Mushrooming of all schools. थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं. Hope you got it. By the establishment of primary schools in every habitat across the country, driven by the Sarva Shiksha Abhiyan. तो जो प्राइमरी स्कूल का जो स्थापना हुई है पूरे देश में, आप देखोगे यात्रा, तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स हर एरिया में होना चाहिए, ये था पॉइंट जो आज उसको समग्र शिक्षा स्कीम में लिया गया है। तो एसएसए इज कन्वर्टेड टू एसएसएस,
ये याद रखना है आपको, राइट। SSA is converted to now SSA is converted to SSS। तो सर्व शिक्षा अभियान, अभी हम उसको समग्र शिक्षा स्कीम बोलेंगे, SSS। सो ये स्कीम में अब क्या होगा कि हर एक स्टेट्स जो है, जो ये कोशिश करेगी दैट देयर इज यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी स्कूल्स, है ना। तो हर एक जगह पे प्राइमरी स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे होना चाहिए। एंड दिस इज मस्ट बी वेरी स्मॉल स्कूल, तो छोटे छोटे स्कूल सब जगह हो गए हैं। लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन है, क्या इसमें समावेशी शिक्षण है, ये सब हमें देखना है। सो इसको ज़्यादातर प्रायोरिटी दिया जाए, उसको प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता, दैट इज प्रायोरिटी दिया जाए कि इट शुड बी आल्सो मेड इफेक्टिव गवर्नेंस, तो इसमें अच्छी तरह प्रबंधन भी होना जरूरी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होता है चैप्टर 5 में। According to UDIC 2016-17 data, the average number of students per grade in the elementary schooling system, that is primary and upper primary schools, that or in other words, it's grade 1 to 8, is about 17। तो क्या रेशियो है? तो स्कूल में जो खास करके जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, फर्स्ट टू 8, यानी जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, या अदर वर्ड्स वी कैन से एलिमेंट्री स्कूल्स जो है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं? सिर्फ 14 हैं, ये डाटा बता रही है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। देयर वर 1,08,017 सिंगल टीचर स्कूल्स। एक ही टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट्स को। तो क्या अच्छी तरह शिक्षण होगा? बिकॉज यू नॉट बी वेल वर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इजंट इट? तो उनको कई जगह पे कमी होगी। तो बच्चे को, जैसे कई स्कूल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कई स्कूल में स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार देखोगे कि बच्चे को जो वंचित हो जाते हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दैट इज व्हाट इज द डिग्रीज थिंग। तो 1 लाख जो बच्चे हैं वो एक ही टीचर के अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली पढ़ रहे हैं। Majority of them, that is 85,743 being primary school serving grade, उसमें से भी फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड जो है उसमें भी ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट इज सिंगल टीचर स्कूल्स। 85,000 स्कूल्स ऐसे प्राइमरी स्कूल जहाँ पे एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है इसको भी एम्फेसिस देती है NEP 2020, that is it should not be one teacher school. We can train the local persons and bring them as master instructors for other subjects, for the skill subjects. Administrative structures will not be aligned with the increase in number of school or with unified structure of the Samagra Shiksha scheme। तो ESS के मुताबिक उसको नहीं किया गया। तो उसको जो क्लासिफाइड वर्गीकृत करना था, उसको जो एक लेके आना था, एकीकृत करना था, तो ये एकीकृत नहीं हुआ है। ओके, एकीकृत यूनिफाइड स्ट्रक्चर और समग्र शिक्षा के मुताबिक जो था कि it should be one main school and it should be all under all the schools and they should be sharing the knowledge। ये सब जो पॉइंट एसएस में है समग्र शिक्षा स्कीम में, उसको नहीं लागू हुआ है। The establishment of a grouping structure called the school complex consisting of one secondary school, वही जो पॉइंट को समझाया कि जो ग्रुपिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है एक सेकेंडरी स्कूल होगा, उसके अंतर्गत बाकी स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी से नॉन। One second school together with all other schools offering lower grades in its neighborhood, including आंगनवाड़ीज in a radius of 5 to 10 kilometers, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर एक सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत सब प्राइमरी स्कूल्स का निरीक्षण या मॉनिटरिंग होगा, और वहाँ पे शेयरिंग ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग आंगनवाड़ीज विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स। तो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर एक सेकेंडरी स्कूल होना जरूरी है, और इसके साथ सब अटैच होना चाहिए, should be linked with all these primary schools including आंगनवाड़ीज। This suggestion was first made by even ये नए concept नहीं है, ये एजुकेशन कमीशन जो 1964 से उसमें भी ये बताया गया था, but was left unimplemented, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। This policy strongly endorses the idea of school complex या cluster, तो इसको cluster बोल सकते हैं या school complex कहते हैं ना। तो SCMC स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, ये आगे बताएंगे, समझेंगे इसको। So this it clearly endorses the idea। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये कौन सा क्लस्टर सिस्टम, राइट, स्कूल क्लस्टर्स होना चाहिए विद इन एरिया ऑफ
5 to 10 kilometers. ये concept बताया गया है governance के chapter number 7. The governance could improve and become far more efficient with school complexes clusters. First, the DSC will develop authority to the school complex which will act as semi-autonomous unit. So DSC, Directorate of School Education, DSC, स्कूल शिक्षा निदेशालय उसको कहते हैं, स्कूल शिक्षा निदेशालय, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डीएससी. ये पावर देगी क्लस्टर्स को कि वो एक सेमी ऑटोनोमस यूनिट की तरह करे और सबको करे. तो द डीएससी विल बी द गवर्निंग बॉडी, मेन थिंग ऑफ, और वही चीज उनको भी देखेगी किसको, डीओ एंड ब्लॉक एजुकेशन किसके, ये सब अंदर इसमें आ जाए अंडर द एजिस ऑफ डीएससी. So DSC will be first be developing authority, वो अपना जमात करेगी इनके ऊपर, ठीक है. और the clusters or the DO and PO, everyone will come under the aegis of DSC. District education system and the block education will interact primarily with each school clusters. तो DO और PO इनके clusters जो है, school cluster जो डेवलप किए उनको interact करेंगे ऐसे सिंगल यूनिट एंड फैसिलिटी को, एक यूनिट समझेंगे इनको. प्लेस के अंदर कितने भी प्राइमरी स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो, इसको एक समझा जाएगा और उसको मॉनिटरिंग या उसका निरीक्षण, उसको गाइडेंस कौन देंगे, डीओ एंड बीओ, एंड दिस विल बी अंडर डीएससी. So this sort of governance is expected. The culture of working to a plan, both short-term and long-term ones, will be developed through these complexes clusters. Schools will develop their plans, SDPs, with the involvement of the SMCs. तो ये है प्लान होगा, ठीक है, किस प्रकार से कार्यनीति होगी, रणनीति होगी, इसका पूरा एक प्लान होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. तो ये क्लस्टर्स बनाएंगे और उसके लिए वो प्लान का नाम क्या होगा, एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स. एसडीपी इज स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंड एससीडीपी इज स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान. स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स, ये टर्म्स आपको याद रखिएगा. एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंड एससीडीपी इज स्कूल. तो एससीडीपी विल बी डेवलपमेंट एससीएमसी, दैट इज स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी, एंड दिस एसडीपी कौन बनाएंगे, तो एसएमसी, दैट इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, राइट. सो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विल डेवलप एसडीपी एंड एससीएमसी विल डेवलप एससीडीपी, राइट. तो ये क्या होगा, स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी को डेवलप दिस. तो ये मैनेजमेंट कमिटीज होंगे, इन लोग के प्लान्स बनाएंगे पूरे साल का या 6 महीने का, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे. The SGP also involve the plans of other institutions associated with the school complex such as vocational education institution. तो स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ vocational education institution जो जुड़े हुए उनका प्लान इन लोग ही बनाएंगे, ठीक है. Will be created by the principal and teachers of the school complex with the involvement of SMC. तो प्रिंसिपल टीचर्स जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स जो क्लस्टर है उनके जो स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स सब मिलके और एसएमसी दैट इज स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाएगी. दैट विल बी मेड अवेलेबल पब्लिकली और सार्वजनिक रूप से उसको पेश किया जाएगा. The DSC through its relevant official that is BO will endorse and confirm the SCTP of each school complex. तो स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान जो होगा वो कौन बनाएगा, तो वो समझ गया एससीएमसी बनाएंगे. तो डीएससी जो है वो उनके जो बीओ है उनके अंतर्गत जो बीओ है दैट इज ब्लॉक एजुकेशन, ये एंडोर्स करेगा, ये ऑथराइज करेगा या ये उसको सपोर्ट करेगा ऐसे भी जो स्कूल कॉम्प्लेक्स ने बनाया. सो यू मॉनिटर एंड गिव प्रॉपर गाइडलाइंस, वो बीओ. ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि हु विल बी मॉनिटरिंग और प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडलाइंस ऑन द पार्ट ऑफ डीएससी. दिस स्कूल एजुकेशन इज द बीओ to SCDP, School Development Plan, Complex Development Plan, SCDP पे इनका मॉनिटरिंग होगा, इनका गाइडेंस होगा. It will provide the resources, financial, human or physical necessary to support. इसके लिए जो भी उनको रिसोर्सेज की जरूरत है वो इन्हें प्रोवाइड करेंगे. Both short term and long term. अभी शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म इज 1 year and long term is 3 to 5 years. So this plan SCDP will have be for both short term and long term. Short term is 1 year and long term is 3 to 5 years. तो 5 year का भी प्लान बना के रखना है. So this sort of system is suggested by NEP, the governance part. Training pair of one public school with one private school will be adopted across the country. तो सार्वजनिक स्कूल और निजी स्कूल इनके साथ पेयरिंग होगा
प्राइवेट स्कूल को भी नहीं अलग से अपने तरफ से एडमिशन करना है, बट देयर विल बी पेयरिंग, देयर विल बी जॉइंट एफर्ट्स एडवोकेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो सार्वजनिक और निजी स्कूल दोनों का तालमेल होना जरूरी है। Best practices of private schools will be documented, shared and institutionalized in public schools. सार्वजनिक स्कूल में ये जो है प्राइवेट स्कूल के, निजी स्कूल के जो उनके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उनके जो नॉलेज है, वो सबका शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, और उसको दोनों तरफ से होगा आदान प्रदान, समझ लीजिए एक प्रकार से प्राइवेट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल्स दैट इज बीइंग बैंड देयर। इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना कहते हैं। Every state will be encouraged to strengthen existing or establishing bal bhavans where children of all ages can visit once a week. हफ्ते में एक बार कम से कम वहाँ जा सके, और हर एक स्टेट में every state will have बाल भवन्स। तो अभी भी है, लेकिन सब जगह नहीं डेवलप हुआ है, तो उसको encourage किया जाएगा। NEP 2020 suggests or recommends for it. The unutilized capacity of school infrastructure could be utilized to promote social, intellectual and voluntary activities. वॉलंटियर एक्टिविटीज जो खुद करेंगे, तो परामर्शदाता जो है फिलैंथ्रोपिक पर्संस, उनको भी हेल्प किया जाएगा इसमें। तो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कई चीज ऐसे पड़ा हुआ है, उनका जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसको यूटिलाइज किया जाएगा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, उसको यूज किया जाएगा। तो ये भी है कि जो वॉलंटियर्स है, स्वयं सेवी कहते हैं, तो स्वयं सेवी गतिविधियां को भी प्रेरित किया जाएगा। वॉलंटियर एक्टिविटीज, स्वयं सेवी गतिविधियां, तो टू बी यूज्ड टू प्रमोट सोशल, सामाजिक बौद्धिक रूप से और स्वयं सेवी गतिविधियां के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। और कम्युनिटी डेवलपमेंट टू प्रमोट सोशल कोहेजन, सोशल कोहेजन सामाजिक जो एकता है, एकजुटता है, तो इसके लिए भी ये किया जाएगा। And during non-teaching schooling hours में यूज है सामाजिक चेतना केंद्र, तो सामाजिक चेतना केंद्र ये डेवलप किया जाएगा। ये याद रखिएगा, सामाजिक चेतना केंद्र तो प्रमोट किया करने के लिए, तो एक कॉमनली फॉर डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी और सोशल कोहेजन, दैट इज सोशल यूनिफिकेशन, सामाजिक जो बंधन है जोड़ने के लिए, या सामाजिक मेल जोल कह सकते हैं। they have used the term सामाजिक मेल जोल, सोशल कोहेजन, सामाजिक मेल जोल। तो सामाजिक मेल जोल के लिए during non-teaching hours, during not schooling hours or schooling hours or during non-teaching hours, सामाजिक मेल के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा, दैट इज सामाजिक चेतना केंद्र। और इनका काम क्या होगा, ये सब कम्युनिटी सर्विस करेंगे जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूटिलाइज नहीं हुआ उसके आधार पे। फर्स्ट पार्ट स्कूल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका हिंदी में होता है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। मानक निर्धारण दैट इज स्टैंडर्ड सेटिंग और प्रमाणन एक्रेडिटेशन। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, स्टैंडर्ड सेटिंग and accreditation for school education. At present, all main function of governance and regulation of the school education system are handled by a single body, that is Department of School Education (DSE) और its arms. अभी जो मेन फंक्शनिंग हो रहा है, जो गवर्नेंस है या रेगुलेशंस है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन का, वो एक सिंगल बॉडी जो कर रही है, दैट इज DSE, जो पहले बात करिए, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। I think better is directorate or school exam. There is excessive centralized concentration of power. इसकी वजह से क्या एक ही बॉडी जो कर रही है, तो उसका there is excessive centralization of power.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, इसको हिंदी में कहेंगे कि शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण, दैट इज देयर इज एक्सेसिव सेंट्रलाइज कॉन्सेंट्रेटेड पावर। तो पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए फॉर प्रॉपर गवर्नेंस, राइट। डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज नेसेसरी। तो ये सिद्धांत यहाँ पे और सिफारिशें बताया गया है किस प्रकार से गवर्नेंस करना है अच्छे स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए। The key principles and recommendations of this policy regarding the state school education system, the independent responsibilities within the system, and the approach to its regulation are as follows. तो किस प्रकार से प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें निम्न प्रकार से है। की प्रिंसिपल्स, प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें किस प्रकार से। नंबर 1, the Department of School Education, which is the apex state level body in school education, will be responsible for overall monitoring and policy making. It will not be involved with the provision and operation of schools. तो DSC जो है वो मेन एपेक्स स्टेट बॉडी है, राइट। तो सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय कहते हैं हिंदी में, सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय। It is the main apex body which is responsible for overall monitoring and policy making. पॉलिसीज है, रणनीति और जो मॉनिटरिंग है, जो उनका निरीक्षण करेगी, वो कौन है। एपेक्स बॉडी पूरे स्टेट में एक DSC है। इट विल नॉट बी इन्वॉल्व विथ प्रोविजन एंड ऑपरेशन स्कूल्स। तो स्कूल के जो विनियमन कहते हैं, स्कूल के जो विनियमन है, that is it will not be interfering with the provision operation of schools. स्कूल के विनियमन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। This is the first point, okay, that has been suggested for or recommended. तो जो प्रमुख सिद्धांत है या जो सिफारिश है, इसमें से पहला पॉइंट ये है कि एपेक्स बॉडी जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी स्कूल के विनियमन में। The education operations and service provision of the public schooling system of the whole state will be handled by the director, including the officers of DO and BO. ये भी दिमाग में आपको रखना है कि जो DO और BO है, इनके ऑफिसेस भी इनके सुपरविजन में होंगे, किसके, DSC के। तो कंप्लीट स्टेट का जो मेन एपेक्स बॉडी है, that only will see to it on the activities of DO and BO also. State UTs will set up an independent state-wide body, state-wise body called the State School Standards Authority, SSA, State School Standards Authority. This will be developed by the states. The SSA will establish a minimum set of standards which shall be followed by all schools. तो एक स्तर, एक मानक डिसाइड होगा, है ना, हिंदी में मानक कहते हैं, मानक डिसाइड होगा, स्तर एक डिसाइड होगा, दैट विल बिकम पैरामीटर्स, और उसको स्कूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। द फ्रेमवर्क, जो रूपवर्क रेखा हिंदी में कहते हैं, रूप रेखा, द फ्रेमवर्क जो होगा फॉर दिस पैरामीटर्स विल बी क्रिएटेड बाय SCRT। जैसे NCRT है फॉर द नेशनल लेवल, उसी प्रकार से SCRT in consulting with various stakeholders, that is in consulting with maybe NCRT also, another those are involved in the education system. इन सबको साथ कंसल्ट करने के बाद सिस्टम, इनके सब कंसल्ट करने के बाद इन लोग बनाएंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है स्कूल के, वो डिसाइड होंगे। ऐसे नहीं कोई भी स्कूल को ऐसे भी चलाएगा, तो उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड होगा बाय SSA, स्टेट वाइज, राइट, and by SCRT, the group account. So this is the third point of this guidelines, or what I say, प्रमुख सिद्धांत, the main principle, major principle. Academic matter including academic standards and curriculum in the state will be led by SCRT with close concentration and collaboration with NCRT. The SCRT will develop a school assessment and accreditation framework in consultation with stakeholders. SCRT will also lead a change management process for the renovation of CRCS, BRC and DIT, which must change the capacity and work culture of this institution in 3 years, developing them into vibrant institution of excellence. तो ये पूरा कार्यभार SCRT को दिया गया है, especially they will develop
स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, ये याद रखना है, SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। एक रूपरेखा तैयार करेगी SCRT, और वही में चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस रिनोवेशन के लिए पूरा सा रिवॉल्विंग होगा। इसका CRC, BRC एंड डाइट जो स्टेट लेवल में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डाइट होता है, ब्लॉक, क्लस्टर लेवल। तो ये सब जो है कार्यभार किसके अंतर्गत हो जाना चाहिए 3 साल के अंदर, विद इन 3 years। तो वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस, तो एक अच्छा संस्था बन जानी चाहिए सब। ये सबका रिनोवेशन होनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस करेगी SCRT। दिस ऑल थिंग्स विल बी डन बाय SCRT। तो आपको ये दोनों याद रखना है, जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे SSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। Certificate of competitions of students at the school level stage will be handled by the Board of Assessment, BOA, Board of Assessment या Examination। तो इसका एक बोर्ड होगा, तो परीक्षा बोर्ड जो कहेंगे हर एक स्टेट में, और वो बच्चे के जो सर्टिफिकेट्स का देखेंगे। तो एक ही आधार पे जो अपना नेशनल पे जो परख समझते हैं, उसी प्रकार से ये है स्टेट लेवल। सो दिस इज अबाउट द स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे भी बोर्ड ऑफ असेसमेंट होगा, एक बोर्ड होगा जो ये बच्चे के सर्टिफिकेट्स किस प्रकार से देना है वो सबका डिसाइड करेगी। द असेसमेंट सिस्टम विल बी ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड विद while ensuring accountability, की जिम्मेदारी होगी। तो असेसमेंट सिस्टम की बात की, ऑब्जेक्टिव, and it will have multiple sources of feedback and assessment। मल्टीपल दैट इज बहुरूपी, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क था, है ना, बहु विषयक, उसी प्रकार मल्टीपल फीडबैक्स यहाँ पे होगा। सो मल्टी डिसिप्लिनरी नाउअडेज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी, दैट इज बहु विषयक, मल्टी डिसिप्लिनरी। उसी प्रकार से जो फीडबैक है असेसमेंट में, वो भी एक मल्टी प्रकार से होगा, दैट इज मोर फीडबैक एंड असेसमेंट विल बी डन, और परफॉर्मेंस दिया जाएगा। इवन प्रमोशंस और जो करियर मैनेजमेंट आपने देखा कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्राइजल, नॉट ऑफ टेन्योर एंड सीनियरिटी। तो उसी प्रकार से असेसमेंट जो बच्चे का है वो भी मल्टीपल पैरामीटर्स के आधार पे हो गया, और फीडबैक है असेसमेंट। परफॉर्मेंस नॉट बी लिंक सिंपली विद मार्क्स, सिर्फ मार्क्स के आधार पे बच्चे को जज नहीं किया जाएगा कि मार्क्स क्यों कम है, मार्क्स ज़्यादा क्यों है। यू नो द थिंग, इट इज ऑल टोटली लर्निंग आउटकम्स। आजकल जज क्या होते हैं, एनसीईआरटी ने जो हर एक सब्जेक्ट में क्लास वाइज वगैरह लर्निंग आउटकम्स बना दिए, वो लर्निंग आउटकम्स बच्चे का मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है के लिए, नॉट मार्क्स। मार्क्स के लिए तो NEP 22 is total discouraging the focus of only marks and mark sheet, but learning it should be more concentrating on learning outcomes as decided by an NCERT। उसी प्रकार से तो उसमें भी देखो मल्टीपल आउटकम्स है, इसलिए मल्टीपल फीडबैक और असेसमेंट जरूरी है। ठीक है, असेसमेंट सिस्टम it will recognize the education requires teamwork, particularly at the level of the school। Promotion recognize accompany all individuals will be based on such performance, तो whether it may be student or teacher। तो ये आपको याद रखना है कि सबका जो असेसमेंट है, ठीक है, आकलन जो कहते हैं हिंदी में, सबका जो असेसमेंट है वो किसके आधार पे होगा, इट विल बी जॉइंट, इट विल मल्टीपल, जैसे कि टीम वर्क देखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ने किस प्रकार से टीम वर्क के रूप में काम अच्छा किया है, नॉट इंडिविजुअल। प्रमोशन रिकग्निशन अकाउंटेबिलिटी, बड़े लोग का भी जो टीचर्स है या स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है ना, सहयोग कर्मी हो, तो सबका जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा। ओके, और एवरीथिंग विल बी नाउ ऑन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, नॉट ऑफ टेन्योर एंड हाउ मच। फिर प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज। तो प्राइवेट जो निजी जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, या उसको हम कह सकते हैं परामर्श दाता, ठीक है, तो ये सबका हेल्प लिया जाएगा। तो परामर्श दाता जो है प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स क्वालिटी एजुकेशन में आएंगे। जो प्राइवेट में यानी निजी जो संस्था है जो हेल्प करना चाहती है, और जो परामर्श दाता है हेल्प करना चाहती है, वो सबको प्रमोट किया जाएगा, उनको सबको एंकरेज किया जाएगा। पब्लिक डिस्कशन ऑन द स्कूल वेबसाइट ऑन द SSA वेबसाइट, तो ये भी प्रामाणिकता की बात है, पारदर्शिता की बात है कि स्कूल वेबसाइट के ऊपर सब कुछ होना चाहिए, SSA के वेबसाइट के ऊपर, स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, दोनों का निरीक्षण होगा, दोनों का मॉनिटरिंग होगा, और सबको जो पैरामीटर्स है
वो सेम है. would include at the very least information on the number of classroom, कितने classroom होने चाहिए, कितने student, कितने teacher के ऊपर कितने ratio of PTR, parent students ratio, all that sort of things will be decided and will be put on the school website or SSC website. सबको ये पारदर्शिता should be public domain, subject taught and fees ये सब होना चाहिए. फीस भी नहीं ऐसे एक्सेसिव फीस वगैरह नहीं ले सकेंगे. NEP 2020 के मुताबिक everything be public and it should be monitored and it should be with proper standards. Outcome on standardized evaluation such as the NAC and NSIS. So National Assessment Center या State Assessment Center ये सब के अंतर्गत ही काम होना चाहिए. For schools controlled, managed, aided by the central government, the CBSE concerned with MHRD which shall prepare a framework. और जो सेंट्रल लेवल पे चल रहे स्कूल से केंद्र विद्या नवोदय जो भी स्कूल है ये जो PMC schools है ना everything will be तो सब in consider MHRD is now एजुकेशन मिनिस्ट्री और CBSE HRD सब एक फ्रेमवर्क बनाएगी, एक रूपरेखा बनाएगी और उसके अंतर्गत ये काम होगा. All education institutions will be held to similar standards of audit and disclosure for not for profit entity. ये है now schools and all the professional education system will not be more a business entity but it will be only for not for profit entity. प्रॉफिट का उसमें जो नहीं होगा, नॉट ये प्रॉफिट कमाने के लिए एक संस्था नहीं है, इज नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी. तो ये है ऑडिट और डिस्क्लोजर होगा, पब्लिक डिस्क्लोजर. इट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन. whatever you are spending, what you are income, what is your income, turnover, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा. सरप्लस इस यानी विल बी री इन्वेस्टेड इन एजुकेशन. और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उसको वापस एजुकेशन सिस्टम में री इन्वेस्ट होगा. इट नॉट बी एज स्पेशल इनकम या एक स्पेशल प्रॉफिट के रूप में नहीं होगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट या सरप्लसेस है वो वापस एजुकेशन सिस्टम में री इन्वेस्ट होगा. So this is the thing that as far as the financial matter is concerned, everything will be under the framework and the thing is should be more transparent and more auditable and all the finance aspects. The aim of the public school education system will be to impart the highest quality education leading to India's progress towards achieving sustainable development. तो वही स्टार्टिंग में जो बताया मेन गोल दे जो है या जो गोल कह सकते हैं, जो लक्ष्य है वो क्या होगा कि गोल 4 को हासिल करना. एंड गोल 4 क्या है? इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, दैट इज ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन सिस्टम. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने जो एडॉप्ट किया था, ठीक है, उसमें गोल 4 जो है इस बात को पहुंचाने के लिए उसको हासिल करने का अपना लक्ष्य होगा. The aim of the public school education will be to impart the highest quality education leading to India's progress towards sustainable development. Goal 4 of the sustainable development, that is SDG 4, sustainable development goal 4, ensuring free, equitable and quality primary and secondary for all children. And this is goal 4. तो ये अपना लक्ष्य रहना चाहिए. For a periodic health checkup of all the system, a simple sample-based NAS, that is National Achievement Survey, of student learning levels will be carried out by the proposed new National Assessment Center (PARAK) with suitable cooperation from other government bodies such as NCERT that can assist in assessment procedure as well as data analysis. तो पीरियडिक हेल्थ चेक पूरा ओवरऑल सिस्टम का हेल्थ चेकअप एक प्रकार से जैसे हम एनुअल मेडिकल चेकअप करते हैं उसी प्रकार से पूरा सिस्टम का हेल्थ चेकअप होगा. किसके द्वारा? नेशनल असेसमेंट सर्वे. तो अब देखोगे सैंपल सर्वे करेंगे लोग और पूरा देश में पूरा एजुकेशन सिस्टम का निरीक्षण एक सर्वे होगा, ठीक है. और वो कौन करेगी? नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे नेम्ड बाय परख, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज परख. तो वो एनसीईआरटी के सहयोग से और बाकी गवर्नमेंट बॉडीज के कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन से एक असेसमेंट प्रोसीजर बनाएगी और डेटा एनालिसिस करेगी. The assessment will cover students across government as well as private schools. और ये assessment सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के नहीं होंगे, ये प्राइवेट स्कूल के भी होंगे, दोनों के होंगे, राइट. States will be encouraged to conduct their own census-based statement. तो स्टेट लेवल पे एसएस होगा और नेशनल लेवल पे एनएस. States will be conducting state assessment survey, the result of which will be used only for development purpose. और ये जो result है वो सिर्फ development पे, is not to discriminate students or not to show them that you are developing, you are not developing. It's your this your progress and not this is for schools inner thing. स्कूल का जो अपना खुद का एक निरीक्षण के लिए है, स्कूल डेवलपमेंट के लिए.
for public disclosure by schools for the overall anonymous students. ये भी एक ख्याल रखिएगा, anonymous students, स्टूडेंट्स का जो है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए बच्चे को अच्छे, it should not be discriminated that you are getting less marks in this only. It is only for schools development or schools feedback. Okay, and for continuous improvement of school education system, और उनका continuous सतत जो उनका निरीक्षण, सतत उनका जो इम्प्रूवमेंट, उनका प्रगति के लिए है. Until the establishment of the proposed new assessment Parak, NCERT may continue to carry out NAS. जब तक Parak doesn't come into picture, NAS का कार्यभार होगा ये संभालने का. NCERT may continue to carry out NAS. वो कौन करेगी? NCERT. NCERT नेशनल सर्वे करती रहेगी, नेशनल असेसमेंट सर्वे, जब तक Parak इम्प्लीमेंट नहीं होता है. Finally, careful attention may be paid to the safety and rights, particularly girl children and the various difficult issues by adolescent. यहाँ पर जो adolescent issues है उसको भी एड्रेस करना जरूरी है. तो ये बात बताएगी. तो सेफ्टी और राइट्स जो है स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन का, उसका भी ख्याल रखा जाए जब भी एजुकेशन पॉलिसी जो भी लागू हो रहा है. डिफिकल्ट इश्यूज उनको जो फेस होता है एडोलेसेंट्स को, उसके जैसे कि ड्रग अब्यूज है, डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट है, वायलेंस है, रैगिंग है, तो ये सब के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप हो और उनको जो बच्चे को उनका जो राइट्स है, उनकी जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखा जाए. Development of such mechanisms that are effective, timely and well known to students will be accorded high priority. तो उसको प्रभावी प्रविधान, that is proper management होना चाहिए, जिससे कि इनका जो सर्वोच्च उनको जो प्रायोरिटी प्रमुखता, सर्वोच्च प्राथमिकता कह सकते हैं, सुप्रीम और हाई प्रायोरिटी दिया जाए, सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए इस बात का कि बच्चे को सेफ होना चाहिए. दे शुड गेट सेफ एंड प्रॉपर एजुकेशन एंड द राइट शुड नॉट बी डिस्टर्ब. तो उनका जो एडोलेसेंट इश्यूज है, जैसे कि ड्रग इश्यूज है ना, तो टीनेज इश्यूज है, तो उनके जो भी इश्यूज हैं स्पेशली एडोलेसेंट, उसको एड्रेस किया जाए और उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाए. सो होप द स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो पार्ट 1 जो था टोटली about the school education system वो आपको समझ आया हो. So write your comments in the comment box. Give proper feedbacks. Thank you.